तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। यस, हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन को पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं मास क्या होता है। मास क्या होता है बताइए। बोलो भाई, मास क्या होता है? तुम बोलोगे सर मास तो होता है कि किसी भी मैटर के अंदर, है ना, कितना क्वांटिटी है। सॉरी, मास का मास होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है। वो मतलब मास को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ऐसा कुछ कह सकते हैं, करेक्ट? भाई यही कह सकते हैं ना। हम क्या कह सकते हैं मास हाँ को? सर। हम बोलेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, करेक्ट? बोलोगे हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ही कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हम बात करें मास का, कि भैया मास क्या है, तो मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा। मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसकी वजह से वो फोर्स या तो अप्लाई करता है या तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या दोनों। या नहीं मतलब दोनों ही काम करता है। तुम बोलोगे समझ नहीं आया, मैं अभी समझाता हूँ। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। इसके पास मास है कैपिटल एम, इसके पास है स्मॉल एम। तो ये स्मॉल एम इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, कैपिटल एम इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। किसकी वजह से? एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से अट्रैक्टेड है। तुम बोलोगे अच्छा, यानी दुनिया में जो भी है, जो भी चीज होता है, सबके पास क्या होता है दोस्त? सबके पास क्या होता है? ग्रेविटेशन। मास। सबके पास नहीं, सबके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबके पास। यानी दुनिया में, यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एवरी बॉडी, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि उनके बॉडी के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो अप्लाई करते हैं दूसरे के ऊपर, मतलब या नहीं बोलना चाहिए, बार बार मैं या बोल रहा हूँ। मतलब ये उस मास, जो उनके बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये फोर्स अप्लाई करते हैं दूसरे के ऊपर और एक्सपीरियंस करते हैं दूसरे की वजह से अपने ऊपर। समझ में आया? और हिंदी वाला एंड और, ठीक है, दोनों काम एक साथ होता है। ये दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई भी कर रहे हैं और अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। अगर ये मास हटा दिया जाए, अगर ये मास इनका जीरो कर दिया जाए, तो इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बताइए, समझ आया? अगर किसी भी बॉडी का मास शून्य है, जीरो है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई काम होगा ही नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है कि नहीं होता? बहुत कम। हम लोग उसको लगभग जीरो मान के ये मान लेते हैं कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं कर रहा, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कभी भी केमिस्ट्री में तुम इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रेविटी वाला कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, जबकि मास तो वहां भी, अट्रैक्शन वहां भी होना चाहिए, है ना। बट नहीं पढ़ते क्योंकि मास बहुत कम है, बहुत कम, है ना। तो मास क्या है? एक, अगर मैं इन केस ऑफ ग्रेविटी में बात करता हूं कि मास क्या है, तो मास बॉडी का एक प्रॉपर्टी है। मैं लिखना चाहूंगा, इन केस ऑफ ग्रेविटी या इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस, है ना। और नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों काम होता है। इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ सभी लोगों को समझ आया क्या? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसा फोर्स जिसकी मदद से यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, या ऐसा कह सकते हैं एवरी मैटर, है ना।
मैं एकदम मॉलिक्यूलर बेसिस पे जा रहा हूँ। एवरी मैटर अट्रैक्ट कर रहा है एवरी मैटर को, छोटे छोटे मैटर्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ आया? हाँ सर। अगर मैं लिखूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो क्या हो जाएगा? एवरी मैटर in this universe attracts every other matter by a force, और उसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत कम होता है, पता है? अगर मैं फोर्स ग्रेविटेशनल लिखूं, मैं लिखूं फोर्स ग्रेविटेशनल, तो इसका वैल्यू बहुत बहुत कम होता है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा फोर्स होता है पता है तुम लोगों को? ये डेवलप होता है चार्ज की वजह से। ममता तो पढ़ चुकी है ये, है ना? कहाँ पढ़ा सर? ड्यू टू, तुमने पढ़ा था ना चार्ज वार्ज का कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला, फिजिक्स में, बोर्ड में, बुक में या कॉलेज में पढ़ाया गया। और ये ड्यू टू मास है। ये क्या है? ड्यू टू, समझ में आया? चार्ज की वजह से जो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि मास की वजह से ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, याद रखना। ये कभी एक दूसरे को रिपल नहीं करते। मास की वजह से ऑलवेज अट्रैक्शन, जबकि चार्ज की वजह से दो केस हो सकता है, या तो वो क्या कर लेगा आपस में, अट्रैक्शन कर सकता है, या तो वो रिपल्सन कर सकता है। बट उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? वीक फोर्स। क्या कहते हैं? वीक फोर्स। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, है ना? इसके बारे में कुछ लिखते हैं। पॉइंट वन टू बी सर नोटेड। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी? मैंने लिखा है एवरी मैटर। सिंपल सा, हाँ, एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर बाय ए फोर्स, और वही फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। खत्म। ठीक है? ठीक है? हाँ। ओके। तो मैं हाँ बोल दूं कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऐसा कभी नहीं होगा कि ओमकार आया किसी एक आदमी के पास और वो आदमी उसको रिपेल कर रहा है। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। वो अट्रैक्ट ही करेगा बट रिपेल कभी नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट? हाँ, मुझे पता है वो हम्म। रिपेल करने वाला है बट अट्रैक्शन ही होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। गॉट इट? हाँ ठीक है? सर। ओके। दूसरा, दूसरा, ये एक सेंट्रल फोर्स है। तुम बोलोगे सेंट्रल फोर्स का अर्थ समझ नहीं आया हमको, है ना? तो मैं बोलूंगा सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, इधर एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उनके सेंटर पर ही एक्ट करता है। समझ में आया? ये उनके सेंटर पे एक्ट करता है, या उनके सेंटर को, उन दो बॉडी के सेंटर को मिला दो और उसी लाइन पे ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। ये नहीं कि ये लाइन है यहाँ पे और फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जा रहा, नहीं भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स इसी लाइन पे एक्सपीरियंस किया जाएगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताइए। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स, है ना? मैं लिख देता हूं एक्ट्स अलोंग लाइन, सर एक बार। हाँ बोलो योगेश। ये लास्ट पॉइंट एक बार बताओ बोस। यस, मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो तुम ये भी तो बोल सकते हो सर ये इसके इस हिस्से को अट्रैक्ट करेगा। मृणाली बोल सकती है नहीं सर ये हाँ इसको इस हिस्से को अट्रैक्ट करेगा। नहीं, हमेशा सेंटर से सेंटर को आप जोड़ दो और ग्रेविटेशनल फोर्स इसी लाइन पे ऑलवेज एक्ट करेगा। सेंटर से सेंटर वाला जो लाइन जोड़ा जाता है ऑलवेज, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। एक्सपीरियंस किया जाता है बॉडी के सेंटर पे। मैं सेंटर ऑफ मास नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक अलग कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? हाँ, वो अलग बात है कि स्फीयर के लिए, है ना, और बाकी चीजों के लिए थोड़ा बहुत स्फीयर कहते हैं, हॉलो स्फीयर के लिए, रिंग के लिए ठीक है वो एक हो जाता है। बट ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है कैसे होता है।
ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। कैसे? मान लो इधर रामू है, ठीक है, और मान लो इधर ओमू है ना। तो ये रामू इसको जिस फोर्स से मतलब ओमकार इसको जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये एरो ओमकार की तरफ है, यानी ओमकार अट्रैक्ट कर रहा है। मैं लिख देता हूँ फोर्स बाय ओमू, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ओमू। उसी फोर्स से रामू भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या? रामू। तो फोर्स बाय रामू है। तो रामू जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ओमकार को खींच रहा है और ओमू जो खींच रहा है, ये ऑलवेज पेयर में होगा। ये नहीं होगा कि रामू बोलेगा छोड़ो ग्रेविटेशनल फोर्स से अभी इसको अट्रैक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज पेयर में होगा। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो ये हाँ ऑलवेज क्या सर। होता है? पेयर में, ऑलवेज पेयर में। तुम बोलोगे ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है दोस्त? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। तुम बोलोगे ठीक है। इसके अलावा ये लॉन्ग रेंज पे काम करता है, कर सकता है, लॉन्ग रेंज पर भी काम कर सकता है। ठीक है, फोर्स। इसीलिए प्लानिटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना, तुम लोगों को तो पता ही होगा। अगर कुछ देर के लिए ग्रेविटेशन हटा दो इस यूनिवर्स से, पूरा सब तहस नहस, सब बर्बाद हो जाएगा। क्या कहते हो दोस्तों? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो हाँ जाएगा ना, सर। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। एक पार्टिकल, हाइपोथेटिकल पार्टिकल माना जाता है जिसे कहते हैं ग्रेविटॉन। क्या कहते हैं दोस्त? ग्रेविटॉन। ठीक है। माना जाता है कि उसी के एक्सचेंज की वजह से ये फोर्स एक्ट करता है। माना जाता है कि उसी पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से ये फोर्स एक्ट करता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बोलोगे तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। छोड़ दे या रहने दे? रहने लिख देते हैं। दो सर। ठीक है, लिख देते हैं, बट इसके ऊपर ज्यादा जज्बाती मत हो जाना। हाँ। ठीक है। एक्ट्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन। ठीक है। ओके। सिक्स्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए मैं लिख देता Seven. हूँ। सिक्स्थ। सिक्स्थ डज, अच्छा सॉरी, 7th. सेवन। हाँ। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम ही नहीं, दूसरे बॉडी के आ जाने पर भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरे बॉडी के आ जाने पर भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम और डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय अदर बॉडी, है ना। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। किसका एग्जांपल ले बताओ? ओमकार तुम्हारा ले ले, बोलो। हाँ ले लो। ठीक है, ये ओमकार है। ठीक है। ओमकार का मान लो दोस्ती हो गया किसी एक लड़की के साथ। ठीक है, क्या नाम ले ले इसका? कृतिका ले लो सर। चलो कृतिका है ये। ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि कृतिका इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एकदम ध्यान से सुनते जाना, है ना। मान लो कृतिका इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। यहाँ पे कितना ले ले? ये F1 लगा रही है। ठीक है। ओमकार भी इसके ऊपर F1 लगाएगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? अभी हम बताते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2/r²। तो ये जो मास है ना, ये दोनों का ही है प्रोडक्ट। तो F1 और F1 दोनों ही बराबर होगा। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? F1 है। बोलो कोई दिक्कत है क्या कृतिका और ओमकार के बीच में? अरे बताओ, कोई दिक्कत है क्या? Nine. नहीं फोर्स सर, दोनों का नहीं बराबर सर। है। ठीक है। वो F1 फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। सब कुछ एकदम सही चल रहा है, एकदम, है ना। तभी इसके जीवन में किसी दूसरे का एंट्री हुआ, धांसू। अब किसका नाम ले ले बताओ? देखो, आप वैष्णवी का ले लो नाम। चलो अब ले लो, वैष्णवी आ गई। वी। अब ध्यान से सुनते जाना, एकदम ध्यान से सुनते जाना। होगा क्या? अब इनके बीच में भाई ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा।
आया ना? करेगा बिल्कुल। और ये एक्शन पेयर में, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे F2 काम कर रहा है, क्योंकि इसका मास अलग है, इसका मास अलग। ठीक है, तो यहाँ पे अब तीसरा आदमी कोई आ गया। तीसरा कोई आदमी बताओ भाई। अब ममता ले लो सर। नहीं, केमिस्ट्री ले लो, मुझे मत बताओ। क्या ले ले? पढ़ाई बताओ। का ममता ले लो। कुछ भी ले लो, पर कुछ भी मुझे ले ले। मत लो। स्टडी क्या ले ले? लो। क्या ले? टेडी? स्टडी? नहीं, पढ़ाई ले ले। स्टडी पढ़ाई। ठीक है, पी नाम से कोई पायल, प्रीति, कुछ पूजा है ना, हमें कुछ ले लेते हैं। चलो, अब ये आ गए, तो इसकी वजह से इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल काम करेगा। मान लेते हैं F3 है। तो एक बात मुझे बताओ, जब वैष्णवी इसके जीवन में आई, या फिर पढ़ाई या पायल जो भी इसके जीवन में आया, तो क्या ओमू ओमू का प्यार कृतिका के लिए कम हो गया, या ग्रेविटेशनल फोर्स कृतिका के लिए कम हुआ? सोच के बताओ। वो अट्रैक्शन उसका कम हो हुआ? गया, हो गया। नहीं हुआ। नहीं। नहीं नहीं हुआ। हुआ, नहीं हुआ। वो अभी भी F1 फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा, और ये अभी भी इसको F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, और इसी के लिए कृतिका काफी खुश है कि मेरा ओमू अभी भी मुझे F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। सेम कहानी इसके वैष्णवी। ओमी। भाई ये इसको अभी भी लग रहा है कि हमारा ओमू अभी भी हमको F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी खुश, ये भी खुश। और ये पायल, प्रीति जो भी है, वो आई, वो भी खुश कि भैया मेरा ओमू F3 फोर्स से अभी भी हमको अट्रैक्ट कर रहा है। सर यानी सर आगे चलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बॉडी है, ध्यान से सुनिए, एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का इस बॉडी के साथ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स वाला अट्रैक्शन चल रहा है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स F1 दूसरे बॉडी के आ जाने से अफेक्ट नहीं होगा। बोलो समझ आया? इसीलिए इसको जीवन में कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसका अट्रैक्शन इधर भी है और इधर भी है। इसको तो लगेगा ही कि भैया F1 फोर्स से अभी भी हमको अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी खुश है, वो भी खुश है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आया आया सब। पक्का समझ आया? तो ये F1 हाँ। फोर्स, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये F2 फोर्स सिर्फ इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? इन दोनों के ऊपर। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है G m1 m2/r²। तो इनके बीच में दूरी देख लो कितना है, और इन दोनों का मास देख लो, बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये F1 फोर्स इन दोनों के दूरी और इनके मास के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल। सेम कहानी इधर भी। बताइए, अब ये तीनों मान लो अभी धरती पे है, इनको उठा के मंगल ग्रह पे फेंक दे तो भी फोर्स ऐसे ही काम करेगा, F1 F2 F3, क्योंकि वो मास के प्रोडक्ट और दूरी पे डिपेंड करते हैं। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। उनको समुद्र के अंदर डुबो दो तो भी यही काम कर रहा होगा। समझ में आया? अब मान लो इसके जीवन में कोई चौथा कोई आ गया। ठीक है, कोई चौथा आ गया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? उसकी वजह से भी जो फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा, वो इन तीनों को कोई अफेक्ट नहीं करने वाला। गॉट इट? बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया कि नहीं समझाया? बताओ। बहुत बोलो गंदा भाई। था, बहुत गंदा। मुझे मालूम अच्छा था, था। पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम गंदा अच्छा इसी से मेरे हो। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो ये हमारा हो गया। ये चीज समझ में आया कि डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, और दूसरे चीज से वो अफेक्टेड भी नहीं होते। वो दूसरे चीजों से अफेक्टेड भी नहीं होते हैं। तो मैं एक फोटो बना के इसको दिखाना चाहूंगा। ये देख लो, ये देख लो फोटो। ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास है दोस्त m2। इनका दूरी है कुछ r। सेंटर से सेंटर को जोड़ते हैं, हमेशा सेंटर से सेंटर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो r है दूरी, तुम बोलोगे ठीक है। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तुम बोलोगे हाँ ये तो है। तो ये जो फोर्स काम करेगा उस F का वैल्यू होता है G m1 × m2/r²। इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन बाबा जो है ना, हर चैप्टर में अपना एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हर चैप्टर में। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ को कभी भी प्रूफ नहीं किया जा सकता, तुमको पता है, तुम लोगों को लॉ को कभी भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लॉ को कभी भी प्रूफ नहीं किया जा सकता।
सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है कि हाँ भाई सही है या नहीं है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है, प्रूफ नहीं किया जा सकता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे ठीक है। ये जो न्यूटन it. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सिर्फ स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ही वैलिड है। स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए वैलिड है, ये आपको याद रखना चाहिए। मैं लिख दूं क्या ये चीज? हाँ लिख दो सर। यानी ये वाला फॉर्मूला तुम आंख मूंद के हर जगह मत लगा देना, ये आंख मूंद के हर जगह मत लगा देना। सो ओनली वैलिड फॉर, बचपन में पढ़े होगे क्लास 9 में स्टेट बोर्ड में, ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल मास सिमेट्री। ओनली वैलिड फॉर स्फेरिकल मास सिमेट्री। गॉट इट? बोलोगे यस गॉट इट। इसका ग्रेविटेशनल ये जो है ना जी, चलो इसको मैं पहले बक्सा में बंद कर देता हूँ। ये जो जी है ना दोस्त, ये जी, इस जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका यूनिट डायमेंशन में हम काफी सवाल कर रहे थे कि इसका क्या होगा डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बचपन में पढ़े होगे तुम लोग, इसका वैल्यू क्या होता है? हाँ ये कांस्टेंट है तो 6 इसका कुछ वैल्यू होता है 6.67 into इंटू 10 10 to का minus पावर -11। यूनिट क्या होगा? ये यूनिट देखो, ये रेडियस ऊपर चला जाएगा तो रेडियस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। भाई मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर। फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। तो ये पहले तो लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा मास। मास का क्या होता है? केजी, तो केजी स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा kg स्क्वायर। तो क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या केजी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं लिख दूं इसमें कि ये क्या होता है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता बट सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है। लिखते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ कहीं, या ऊपर लिख देते हैं, लिख दो। चलो। इट कांट बी प्रूव्ड, ओनली वेरीफाइड। ओनली कैन बी वेरीफाइड। सिर्फ इसको वेरीफाई कर सकते हो आप, इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रेविटेशन का फेनोमेना है, तुमको क्या लगता है ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए है, या प्लैनेट्स के लिए है, या आर्बिट्ररी किसी शेप के किसी मास के लिए है? बताओ। सबके लिए होगा ना सर? सबके लिए होगा। चलो एक सवाल देते हैं फिर से। दे एक सवाल, दे दो। दे दो। ले लो एक सवाल। सभी लोग अब सुनेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं। Force of gravitation between two masses is found to be F in vacuum. If both the masses are dipped in water at same distance, then new force will be. अब मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं, है ना, तुम लोगों के लिए। लिख दूं क्या? कहाँ चला गया भाई? अरे यहाँ आ गया। हम्म ऑप्शंस लिख दूं या छोड़ दूं? बताओ, लिख जैसा दो विचार। सर। चलो ऑप्शंस लिख देते हैं। ऑप्शन ग्रेटर देन एफ, ऑप्शन बी एफ इज ग्रेटर देन दैट, जो भी है, सी एफ डी कांट से। बताओ। बताइए क्या होने वाला है। सी, ऑप्शन सी। अभी अभी मैंने बताया है कि अगर उनका डिस्टेंस आपने चेंज नहीं किया, देखो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मासेस के हैं, मास के हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के हैं। तुम बोलोगे हाँ। यहाँ पे डिप्ट इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज नहीं किया पानी में, मास वही है, तो भैया फोर्स चेंज ही नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया ना मीडियम के ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं करता, मीडियम के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हाँ। ठीक। आइए अब सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़े, वैसे तो पढ़ ही चुके हैं, बस उसको लिख लेते हैं, क्या कहते हो? सर हम्म, स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। क्या मतलब था इसका? मुझे पता है तुम ऊपर बोल रहे थे, कुछ तुमको लिखना है ना? क्या लिखना है बताओ, क्योंकि नीचे तो ब्लैंक है। हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, स्लाइड नीचे यानी मुझे ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। आओ फिर सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़े। हेलो, यस, ओके, सुपर पोजिशन थ्योरम। किसी की तरफ से बैकग्राउंड में बहुत गंदा आवाज आ रहा है, मछली बाजार टाइप। ममता है। ममता, जस्ट म्यूट योरसेल्फ मैम। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एम, कैपिटल एम। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे M1, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है M2, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे M3, एक यहाँ पे मान लो M4, कुछ भी। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, मान लो उस फोर्स का नाम है F2। इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम है F1। इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, मान लो उसका नाम है F3। और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, उसका नाम है F4। क्या ये सभी फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये सभी फोर्स सिर्फ M और M4 ये रिस्पेक्टिव बॉडीज के मास के प्रोडक्ट और डिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे? बोलोगे हाँ। क्या ये दूसरे के प्रेजेंस से अफेक्टेड होने वाले हैं? क्या ये दूसरे नहीं। के प्रेजेंस से अफेक्टेड होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं अफेक्टेड होंगे। तो क्या मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पे? ध्यान से सोच के मुझे बताना, मैं ये लिखने वाला हूँ। देख अभी बताते हैं, अभी तो एक सेकंड। तो देखो बच्चों, फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट या एनी टू बॉडी, ऑब्जेक्ट लिखे बॉडी, एनी टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड, does not depends upon, does not depends on the presence of, on the presence of other body। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके आसपास कौन सा बॉडी है। ठीक है, लेकिन नेट फोर्स तो अफेक्टेड होगा ना, जो एम के ऊपर नेट फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का, उसको कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, तो भाई नेट फोर्स तो अ, होगा ना कुछ। क्योंकि खुद सोचो हाँ। कि यहाँ भी तो अट्रैक्शन हो रहा होगा इनके बीच में, तुम बोलोगे हाँ। तो नेट फोर्स तो भैया किसी भी बॉडी का अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो तो अफेक्टेड हो जाएगा ना। कितने लोगों को लगता है? हाँ, हो जाएगा। नेट बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं नेट फोर्स के बारे में बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन, मैं एम ले लूं तब तक के लिए, ये हाँ बहुत सर, ही ले। सिंपल है, कुछ नहीं है। नेट फोर्स होता है सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, जो उसके ऊपर लग रहा है। उसके ऊपर कौन लग रहा है? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन, है ना? जितने लग रहे हैं सबको ऐड कर दो। कैसे? वेक्टर एडिशन। कैसे करना? वेक्टर एडिशन, क्योंकि फोर्थ एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। बताइए कोई दिक्कत? बोलो नहीं। बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना मैं एक सवाल दूं तुम लोगों को। बताइए, एक सवाल दें और इसको सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताएंगे ना, मतलब ये अप्रोच डेवलप करवाएंगे ना कि दुनिया में कितना भी टफ सवाल तुमको दे दे सुपर पोजिशन का, तुम बहुत ही इजीली कर लोगे सॉल्व। ठीक है, आओ करें, देखें। आइए, आओ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं। 3 particles A, B, and C, each of mass m, are lying at the corners of an equilateral triangle of side L. If the particle A is released, keeping the particle B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration of A is. आओ देखे सवाल। मैं फोटो भी इसका बना दूंगा, है ना? क्या कहते हो ममता? फोटो तो बनाना ही चाहिए, है ना? बोल ही नहीं रही है वो। हाँ So 3 particles A, B, and C, each of mass m, are lying at the corner of an equilateral triangle of side L. If the particle A is released, keeping the particle B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration of A is. ठीक है, फोटो बना दे लो। बना काफी दो गंदा सर। बना रहे फोटो। अच्छा बनाओ। So you like गंदा फोटोज? अच्छा फोटोज। ओमकार का फोटो तो अच्छा कभी नहीं होता। क्योंकि वो हमेशा रोता ही रहता है इसीलिए। ओके, एल है, एल है, एल है। ईच ऑफ मास m है, सबका मास m, m, m ही है। बोला गया है कि m को, यहां से m को रिलीज कर दिया गया। मान लो अब इसको छोड़ा गया कि भैया जाओ आप दोनों m से मिल लो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स काम करने वाला है एफ नेट, वो बताइए। सॉरी एफ नेट नहीं बोल रहा, एक्सेलरेशन बताइए। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, है ना? ऑप्शंस है √3 g m²/L²। ऑप्शन बी है √2 g m²/L²। दोनों सेम हो गया क्या? अच्छा नहीं। ऑप्शन सी √2 gm/L²। ऑप्शन डी √3 gm/L²। बताइए। ऊपर का दो आंसर तो होगा नहीं, डायमेंशनली गलत है, बट ठीक है बताओ। चलो इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुन, एकदम ध्यान से सुनते जाओ। इसको अगर रिलीज किया गया है तो ये फोर्स इधर लग रहा है कुछ, और ये इधर लग रहा है। हाँ वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट उसके अट्रैक्शन को हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसको रिलीज किया गया है ना दोस्त। क्या कहते हो? इसको रिलीज किया गया, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा? तुम बोलोगे ये फोर्स लगा रहा होगा जी, दोनों का मास m है, तो m×m/L²। दूरी l है दोनों के बीच में। इधर भी फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा जी m×m/L²। सॉरी, हाँ ठीक है ना, यही फोर्स लग रहा होगा। तो दोनों का फोर्स तो सेम ही है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा इनके बीच में? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। मैंने वेक्टर के एडिशन में बताया था, ध्यान से सुन लो, अगर जिनको नहीं पता अभी जान लो। अगर कोई वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, और वो 90 डिग्री पे है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर इनका √2 के मल्टीपल में आ जाता है। खत्म, सिंपल, हाँ खत्म। √2 के मल्टीपल में आता है। याद रखना, बताए थे कि नहीं बताए थे? चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लो, a² + b², है ना, +2ab cos θ। और अगर कोई 60 डिग्री पे है वेक्टर, ध्यान से सुनिए, और सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड, देखो ए और ए होना चाहिए, और ये 60 डिग्री पे है, तो इसका आंसर आता है √3 है। तो मुझे ये बताओ, ये वेक्टर दोनों ऐड होके रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना, ये मास भाई फाइनली तो इधर ही आएगा, रिजल्टेंट तो बीच में ही आने वाला है। कितने लोगों को ये बात पता है? तो मैं सीधा हाँ लिख दूं क्या सर। योगेश दादा? √3a×f। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? चलो मैं इसको F1 बोल देता हूँ, मैं इसको F2 बोल देता हूँ। एफ नेट इज इक्वल्स टू
F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तुम बोलोगे हाँ, तो F1 का वैल्यू हम जानते हैं gm² अपॉन L² है, और इंटू √3 कर दो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो √3 gm² अपॉन L²। है गलत हो गया कुछ? कुछ तो गड़बड़ हुआ। ओ फोर्स नहीं पूछा है, सॉरी, फोर्स नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कोई नहीं, फोर्स की जगह मैं इस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूं, क्योंकि नेट फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है। क्यों योगेश दादा? बोलोगे हाँ, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, इस मास से एक मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, वही मैं सोच रहा था गड़बड़ कहाँ हो रहा है, Gm/L²√। समझ में आया ना भाई? इस बॉडी का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो होता है, तो आंसर आ जाएगा ये। बोलो कितने लोगों को नहीं समझ आया कि मैंने किया क्या है? समझो सर। ठीक है, ममता, ओमकार, तुम लोगों को समझ आया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, वेक्टर एडिशन याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर का, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो क्या करना, सीधा √3 इंटू ए कर देना, एक साइड का मल्टीपल। अगर 90 डिग्री है तो क्या करोगे, √2। बताए थे कि नहीं? और अगर ऐसे ही कोई एंगल दिया है तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना? कैसे? वही अंदर में जाके रूट में, है ना, कैसे a² + b² + 2ab cos थीटा, फिर ऐसे करके कैलकुलेट करना आ जाएगा। आएगा उतना ही, टेंशन मत लो, चाहो तो करके देख लेना, यही आंसर आएगा। आंसर करके दिखा दें क्या? आओ करके दिखा देते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2। हाँ, तो इसको सॉल्व करके देखो ना, अंडर रूट करके देखो कितना है, करके देखो, a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना, + 2ab cos थीटा, करके देखना कितना आता है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, आओ अब एक और सवाल ले, टाइम है क्या हमारे पास योगेश दादा? कितना है? नहीं सर, ये 2 मिनट है। तो ठीक है, सवाल टाइप कर लेते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में, ठीक है, ये तो कर सकते हैं, सवाल टाइप कर लेते हैं। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूं, four identical object placed on the corner of a square, find net force on one due to others. ममता, सही है सवाल? सर उसमें हाँ म्यूट होने सर। को हाँ, सवाल ममता म्यूट हो जाओ, बच्चे तुमको म्यूट कर रहे हैं, है ना? सर एक तो मेरे बैकग्राउंड में से कहाँ आवाज आ रही है? आ रहा है ना क्या? सर? एक्चुअली मुझसे अगर पूछोगी तो मैं बोलूंगा हाँ आ रही है। हाँ तो रहने दो। क्या रहने दे, आने दे आवाज। ये स्क्वायर है, इनका साइड ए है, ये है, ठीक है, यहाँ कुछ मास रखा है दोस्त, यहाँ कुछ मास रखा है, यहाँ कुछ मास रखा है, यहाँ कुछ मास रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। इसका वैल्यू है, मान लो कितना डाल दे, सवाल क्या, फोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो सबका मास m है, फाइंड नेट फोर्स ऑन वन अनदर ड्यू टू अदर्स। नेट फोर्स किसी एक पे बता दो, उतना ही सब एक्सपीरियंस कर रहा होगा, सही बात है कि नहीं है? बताओ, नेट फोर्स बता दो, किसी के ऊपर बता दो, किसके ऊपर बताना है, मान लो इसको ए बना दिया, इसी के ऊपर बता दो।